Hello students, today we are going to learn chapter 9 of macroeconomics, which is foreign exchange rates. This is last unit of macroeconomics. So today we have to discuss about, firstly from one by one. The first heading is what is the meaning of foreign exchange rate. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, फिर रेट को डिस्कस कर लेंगे। तो पहले बेटा कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो किस चीज़ को कहते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। तो कहने का मतलब है कि जो अपनी डोमेस्टिक करेंसी है ना, उस करेंसी को छोड़ के जितनी भी अदर करेंसीज़ हैं अपनी मतलब अगर इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया का की डोमेस्टिक करेंसी रुपीज़, ठीक, इंडियन जो रुपीज़ है वो इंडिया की करेंसी है। इसके अलावा जितनी भी करेंसी होंगी उन सारी करेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बनाया है इंडिया है, यहाँ पर इंडिया के लिए डोमेस्टिक करेंसी रुपीज़, इसके अलावा जितने भी करेंसीज होंगी वर्ल्ड की, वो भले ही बांग्लादेशी रुपया हो, पाकिस्तानी रुपया हो, नेपाली रुपया हो, या इसके अलावा जैसे कि जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं जैसे कि डॉलर, रेनमिनबी, येन, पाउंड, इन सारी करेंसीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। बट यही सेम थिंग जो है अगर हम लोग अमेरिका का एग्जांपल लें तो अमेरिका के लिए जो उसकी डोमेस्टिक करेंसी हो तो यूएस डॉलर है, वहाँ पे रुपीज़ क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि वहाँ का की डोमेस्टिक करेंसी तो रुपीज़ है नहीं, वहाँ की डोमेस्टिक करेंसी है यूएस डॉलर, तो उनके लिए ये डोमेस्टिक करेंसी हुआ। और जो रुपीज़ है, येन, पाउंड, ये सारी थिंग्स क्या होंगी, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज होंगी। ओके, तो अभी इसका मतलब समझते बेटा रेट क्या होता है। तो एक करेंसी की जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम पर जो उसका 1 यूनिट है, जैसे $1 की वैल्यू रुपीज़ में जो भी रहेगा उसको बोलेंगे डॉलर का रेट, या जो फॉरेन एक्सचेंज होगा उसका रेट कैसे निकालेंगे, जिससे हम लोग बाकी के सामान परचेज करते हैं। उसी तरह $1 परचेज करने के लिए हम लोग को जितना रुपया खर्च करना होगा उस वाले रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो जैसे डॉलर का रेट कभी 72 रुपीज़ होता है, कभी 80 रुपीज़ होता है, तो उसके भी यहाँ पे ऐसे येन का भी जो रेट है इवेल्यूएट किया जाता है, पाउंड का भी किया जाता है। तो इन सारी थिंग्स को जो हम लोग फॉरेन एक्सचेंज में $1 या वन जो फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू को जो निकालते हैं उस चीज़ को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं बच्चों व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करेंसी डेप्रिशिएशन एंड करेंसी अप्रिशिएशन। तो होता क्या है कि जैसे जो हम लोग की कंट्री है उस कंट्री में क्या होता है कि कभी जो जैसे सामान ही अगर हम लोग को परचेज करना है, ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा उसका प्राइस फिक्स रहे। ऐसे डॉलर के साथ भी है कि डॉलर का प्राइस हमेशा फिक्स रहे, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो डॉलर का प्राइस कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है। तो हम लोग क्या देख के चलते हैं कि जैसे सपोज किया मैंने, लेट बेस प्राइस ऑफ $1 इज़ 70 रुपीज़। तो एक पर्ल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो डॉलर है $1 है, उसकी वैल्यू कितनी है, 70 रुपीज़ है। अब होता क्या है कि हम लोग के पास कंडीशन आती है, आज की बात 70 था, हम लोग फिर कल उठते हैं मॉर्निंग में और कल मुझे क्या पता चलता है कि अरे डॉलर का जो रेट है वो तो 75 रुपीज़ हो गया, ठीक। $1 का पहले तो 70 था, अभी कितना हो गया, 75 रुपीज़ बढ़, मतलब इस $1 के लिए हम लोग को 75 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। तो ऐसे केसेस में हम लोग जो मनी के साथ हुआ उसको बोलते हैं डिप्रिशिएशन ऑफ मनी या डिप्रिशिएशन ऑफ रुपीज़, ठीक। तो $1 में जब 75 रुपीज़ खर्च करने पड़ जाएंगे हम लोग को 70 की बजाय, तो उसको बोलते हैं डिप्रिशिएशन ऑफ मनी। और उसका रिवर्स कि अगर उसकी वैल्यू हम लोग कल मॉर्निंग में उठते हैं और पता चले कि आज इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 65 रुपीज़, $1 इक्वल टू 65 रुपीज़, मतलब $1 खरीदने के लिए हम लोग कितना खर्च करना पड़ेगा, ओनली 65 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। कल तक कितना खर्च करना पड़ता था, 70। इस थिंग को बोलते हैं एप्रिशिएशन ऑफ मनी। ओके, अब दोनों की इम्पैक्ट क्या होते हैं इकोनॉमी पे। तो जब डिप्रिशिएशन ऑफ मनी होता है तो अपनी कंट्री में जो इम्पोर्ट है वो बढ़ जाता है, ठीक। तो बाहर से सामान जो है वो इंडिया में आने लगता है। ओके, तो मतलब इंडिया जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करने लगता है। इसके साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन के अब्रॉड के जो लोग हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने आ जाते हैं, यहाँ पे फ्लैट्स खरीदने के लिए आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पे मार्केट में मतलब अपनी कंपनी का ऑफिस डालने के लिए आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में तो बढ़ जाएगा। ओके, इसके साथ साथ दूसरा अगर हम लोग पॉइंट देखें कि
कि जब मनी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी तब क्या होगा, उस कंडीशन में कंट्री का जो एक्सपोर्ट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और साथ में जो अपने यहाँ का इन्वेस्टमेंट है, इंडियन इन्वेस्टमेंट, वो अब्रॉड में बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो किसी और कंट्री में जाके वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ अपनी कंपनी फर्म डाल सकते हैं। ओके, तो ये दोनों इसके इम्पैक्ट्स होते हैं करेंसी अप्रिशिएशन के, डिप्रिशिएशन के। तो फिर से याद कर लो, समझ लो आप लोग कि जो डॉलर, जो रुपीज़, मतलब जितना ज़्यादा रुपीज़ हम लोग को खर्च करना पड़ेगा डॉलर को खरीदने के लिए, उसको बोलेंगे डेप्रिशिएशन। जितना कम से कम खर्च करना पड़े उसको बोलेंगे एप्रिशिएशन ऑफ मनी। डेप्रिशिएशन की वजह से इंपोर्ट बढ़ता है अपनी कंट्री में, और एप्रिशिएशन की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ता है कंट्री का। ओके, आगे फर्दर मूव करते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि जो एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड कैसे होता है। तो उसके हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले हैं। टाइप्स है पहला, टाइप्स जो होते हैं 3 तरह के होते हैं टोटल: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या हुआ करता है कि जब हम लोग फिक्स कर देंगे कि जो डॉलर का प्राइस है वो पूरे मतलब हमेशा के लिए कितना रहेगा, 10 रुपीज़ रहेगा। सपोज करो, अगर मान लो हम लोगों ने उसको बोल दिया कि जो अमेरिकन डॉलर की वैल्यू है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहने वाली है, 10, मतलब वो 1 ईयर के बाद भी नहीं चेंज हो रहा है, 2 ईयर के बाद भी नहीं चेंज हो रहा। तो इस थिंग को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके बाद है कि जो डॉलर है उसको हम लोगों ने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया कि जैसा मार्केट में ट्रेंड रहेगा उस तरह का जो वैल्यू है वो डॉलर की वैल्यू अपनी इवेल्युएट होती रहे। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, तो दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। थर्ड है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और आज के टाइम पे यही ट्रेंडिंग है, यही ज़्यादातर कंट्रीज जो है वो फॉलो करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब मैनेज्ड फ्लोटिंग, इसमें देखो दो थिंग्स हैं, पहले तो मैनेज्ड और दूसरा है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है चेंज होना, मतलब जिसमें वैल्यू चेंज भी हो, साथ में चेंज किस तरीके से होगा, ये कोई मैनेज करने वाला पर्सन हो या कोई मैनेज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हो। तो यहाँ पे जो मैनेजिंग वाली जो थिंग है वो करने के लिए कौन अवेलेबल होता है, आरबीआई। आरबीआई मतलब अपनी कंट्री में सेंट्रल बैंक, अपनी कंट्री की आरबीआई है। ऐसे ही जितनी भी कंट्रीज होंगी उनकी सेंट्रल बैंक क्या करती हैं कि अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रख लेती हैं, और उसकी वैल्यू को कम कब करना है और ज़्यादा कब करना है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू को फ्लक्चुएट कराते हैं। फ्लक्चुएट कराने के लिए फ्लक्चुएट कराने के लिए एक वो लोग क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। जैसे ओरिजिनल प्राइस था 70, वो लोग क्या लेकर चलेंगे कि प्राइस 71 और 69 के बीच में रखना है। तो कभी 71 से जब बढ़ने वाला होगा तो वो लोग अपने यहाँ से क्या करेंगे, डॉलर को सेल कर देंगे दूसरी कंट्रीज़ में। तो क्या होगा, डॉलर का रेट फिर कम हो जाएगा। फिर जब वो कम होगा तो सीधे फिर क्या करेंगे, वो खरीद लेंगे उसको। तो इस तरह से फिर डॉलर का जो वैल्यू है वो 69 से 71 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इसको बोलते हैं लोग मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, आगे है फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है ट्रांसफ़र करने के पर्पज़ से हम लोग उसको यूज करते हैं, क्रेडिट के पर्पज़ से यूज करते हैं और हेजिंग के पर्पज़ से यूज करते हैं। ओके, ये 3 फंक्शंस हैं मेनली फॉरेन एक्सचेंज के। आगे पढ़ते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी डिमांड उसका डिमांड किसका नेचर क्या होता है। तो इसके डिमांड का नेचर कुछ अलग नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था क्लास 11th में कि लॉ ऑफ डिमांड, कि जैसे जैसे जो प्राइस से बढ़ता है तो वैसे वैसे जो डिमांड है घटने लगती है। तो ऐसे यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक्सचेंज रेट लिया है, इसकी वैल्यू जो है ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रही है और क्वांटिटी इधर से बढ़ रही है। तो हम लोग को क्या बताना है कि जब वैल्यू बढ़ती है, जब वैल्यू बढ़ेगी तो हम लोग कितनी क्वांटिटी लेंगे। तो जैसे सपोज करो कि वैल्यू इस बिन मैक्सिमम लेवल पर है, तो उस वाले कंडीशन पे जो उसकी डिमांड होगी वो तो कम रहेगी। फिर वैल्यू धीरे धीरे रेट इसका जो है कम होना शुरू हुआ, तो कम होते होते एक लेवल पर आया। जैसे वो कम होगा ना वैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, आगे बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जब डिमांड कम होती जाएगी तो क्वांटिटी ऑफ परचेजिंग डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज विल बी इंक्रीज। ये तो डिमांड कर्व हो गया फॉरेन एक्सचेंज का। ऐसे सप्लाई कर्व को देखें तो जितना प्राइस कम रहेगा उतनी ज़्यादा सप्लाई रहेगी, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी जो है सप्लाई होगी। फिर और बढ़ा रेट, फिर क्वांटिटी जो है और इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो इस तरीके से कि जैसे जैसे जो रेट है ओके, तो ये हम लोग का फंक्शन हो गया। इसके बाद है कि जो सप्लाई है और डिमांड है वो आखिर बढ़ेगी और घटेगी कब। तो हम लोग डॉलर का जो डिमांड है वो करते कब है कि जब हम लोग को कोई थिंग परचेज करनी रहेगी तो हम लोग डॉलर में ही तो उसको खरीद सकते हैं। दूसरा है कि जब हम लोग सप्लाई कब करेंगे, जब हम लोग को अपनी कोई थिंग सेल करनी होंगी। ओके, और ऐसे ही कि जैसे किसी को टूरिस्ट के पर्पज़ से जाना है फॉरेन अब्रॉड घूमने, तो उस पर्पज़ से जो डिमांड और सप्लाई है
इन सारे फैक्टर्स के लिए मार्केट में रहती हैं हमेशा। मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कभी खरीदा जाता है और कभी सेल किया जाता है। ओके, तो जो बची हुई थिंग्स है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं ना। थैंक यू।